नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुधवार की शाम थी। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस जलगांव जिले के एक घुमावदार ट्रैक पर अचानक रुक गई। पहियों से उठती चिंगारी ने ट्रेन के भीतर बैठे यात्रियों के दिलों में दहशत भर दी। अफवाह थी कि ट्रेन में आग लग गई है। किसी ने चेन खींची और गाड़ी रुक गई, लेकिन ये रुकावट उन 12 जिंदगियों के लिए आखिरी पड़ाव बन गई। डर और अफवाहों के कारण यात्री बोगियों से बाहर कूदने लगे। बोगी से उतरते ही उनके सामान ने एक गहरा खड्डा और दूसरी ओर एक तेज रफ्तार से आती कर्नाटक एक्सप्रेस थी। लोग सोच भी नहीं पाए कि घबराहट में उठाया गया ये कदम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। पुष्पक एक्सप्रेस जहां रुकी थी वो रेलवे की भाषा में सी जोन कहलाता है। एक ऐसा घुमावदार मोड़ जहां दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता। कर्नाटक एक्सप्रेस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। ड्राइवर ने पुष्पक एक्सप्रेस की फ्लैशर लाइट देखकर ब्रेक तो लगाए, लेकिन अंधे मोड़ और ट्रैक पर खड़े लोगों के कारण ट्रेन नहीं रुक पाई और कुछ ही सेकंड में कर्नाटक एक्सप्रेस ने उन मासूमों को अपनी चपेट में ले लिया जिन्होंने जान बचाने के लिए ट्रेन से छलांग लगाई थी। मौत का ये मंजर इतना दर्दनाक था कि प्रत्यक्षदर्शियों की आंखें नम हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस खौफनाक मंजर को लेकर क्या कहा, सुनिए। और आपने क्या देखा था फिर? वहाँ पे बहुत चीखे की आवाज सुनाई दिया। वो चीखों की आवाज सुनाई दे के आजू बाजू के गांव में के लोग भी जमा हो गए और रेलवे प्रशासन के कर्मचारी आ गए, आरपीएफ लोग आ गए। उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह को फोन किया, गांव में से लोगों ने किया। उसके बाद में एम्बुलेंस आई तो जो जख्मी थे उनको पहले उठा के एम्बुलेंस में डाला गया। रेल के कर्मचारी थे, आरपीएफ लोग थे, सबने उठा के उनको डाला। गाँव वालों ने बहुत सारी उनको मदद की और जो जिसके रिश्तेदार गुजर गए थे वो देखने सर की कंडीशन नहीं थी। वो लोग बहुत रो रहे थे। लोग इतनी बड़ी घटना हमारे इलाके में पहली बार हुई है, जिसकी वजह से वो देखने को बहुत ही दुख भरी घटना बोली जा सकती है। आपका नाम क्या है? प्रमोद पाटिल। अब भैया क्या हुआ था यहाँ पे? रेल एक्सीडेंट हुआ और आपने खुद ये सारा देखा है, बोलिए क्या हुआ था? यहाँ पे गाड़ी जब रुकी तो हम यहाँ जब पहुंचे तो पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी, उसके बाजू में कर्नाटक एक्सप्रेस खड़ी थी। तो आप साइड में पुष्पक जब खड़ी थी तो उसमें नॉर्मल धुआं निकला, ज्यादा नहीं था, नहीं के बराबर ही था समझो। लेकिन पब्लिक को मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि गाड़ी में आग लगी। उसके हिसाब से पब्लिक चेन पुलिंग हुआ बोले, ऐसा बोल रहे थे गाड़ी में के लोग। लेकिन जब गाड़ी रुकने के बाद में पब्लिक को धुआं देख के वो नीचे उतर पड़े। तो एक बाजू नदी थी तो वो नदी में बहुत गहराई थी समझो, 12-15 फीट तक की, और दूसरी तरफ डाउन साइड की पटरी थी। तो वो पटरी पर उतर के खड़े होने लगे लोग। लेकिन सामने से जो टर्न था बड़ा वाला, तो वो टर्न उनको गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी दिखाई नहीं देने की वजह से सामने से स्पीड में गाड़ी थी कर्नाटक एक्सप्रेस, तो वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में बाकी लोग आ गए समझो। बाकी ने नदी में छलांग लगा दिया, पानी नहीं था, सूखी नदी थी, उसमें बाकी घायल हो गए। बाकी तो 8-10 बॉडी तो हमने निकाली थी, तो भी कैलकुलेशन तो कुछ समझ में नहीं आता इतनी पब्लिक में। तो आपने क्या क्या मदद की वहाँ? उनको एम्बुलेंस में डालने को उठा के लेके गए। बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई थी, आजू बाजू के गाँव वाले थे, रेलवे प्रशासन था, आरपीएफ लोग थे। आप यहीं पे रहते थे? हाँ, बाजू में गाँव है, 200 मीटर पे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क संकरी होने के कारण एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाई, लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। अपनी मोटरसाइकिलों पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये इंसानियत और मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण था। हादसे के बाद रेलवे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए।
पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आ रही थी। इस गाड़ी में पचोरा स्थानक के पास में एक एसीपी हुई थी, अलार्म चेन पुलिंग की घटना हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना के बाद में कुछ यात्री जो है वो गाड़ी में से नीचे उतरे थे और उस दरमियान उसी वक्त पे जो दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी। तो उस गाड़ी से कुछ यात्रियों को धक्का लगने की घटना या जानकारी हमारे सामने आई है। उसमें 7 से 8 यात्रियों को इंजरी हुई है। ये इंफॉर्मेशन प्राइमरीली अपने पास आई है। उनकी केयर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने स्थानिक प्रशासन से भी मदद ली है। उसके आसपास के जो सारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी हम लोगों ने मदद मांगी है। उसी के साथ में रेलवे की तरफ से जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भुसावल से निकली है और जल्द ही साइट पे पहुंच जाएगी। उसके बाद में यात्री जिनको इंजरी हुई है उन यात्रियों को हम लोग मदद दे पाएंगे। मृतकों में अधिकतर उत्तर प्रदेश के यात्री थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए और मामूली घायलों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। घायलों के इलाज का पूरा खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। हादसे को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वो किया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही दावोस का दौरा सक्सेसफुल रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और उद्योग मंत्री हमारे उदय सामंत है और निश्चित रूप से MMRDA और सिडको और BMC ये कई और इंडस्ट्री के MOU हो रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा हुए हैं और ये आंकड़ा आगे जाएगा और एक रिकॉर्ड ब्रेक MOU साइन हो जाएंगे। और जो इंडस्ट्री यहाँ पर अभी हमारा महाराष्ट्र इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट है और जो FDI है यहाँ पर जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के प्रति आकर्षित है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है। इसलिए जो विदेशी लोग हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते उनकी होड़ लगी हुई है और ये मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का जो दौरा है वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। सर एक आखिरी सवाल, जलगांव को लेकर जो है आपने जांच ली है? जलगांव में हुआ हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्दैवी है। मैंने उसकी जानकारी ली हुई है। कलेक्टर, विभागीय आयुक्त, उनसे मैंने बात की है और जो घायल है उनका इलाज तुरंत अस्पताल में उनको हॉस्पिटलाइज करने की सूचना दी हुई है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और बिल्कुल सभी लोगों को सभी तरह की सहायता जो है सरकार की तरफ दे रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे ने ओडिशा के बालासोर रेल हादसे की यादें ताजा कर दी हैं। ये हादसा एक सीख है कि किसी अफवाह पर बिना सोचे समझे कदम उठाना कितना खतरनाक हो सकता है। झूठी खबर ने 12 जिंदगियां छीन ली और दर्जनों परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। इस दर्दनाक हादसे ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। चलिए अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के बधाल गांव में 44 दिनों के भीतर 17 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। हालत इतनी गंभीर हो गई है कि प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। साथ ही गांव में सभी प्रकार की सभाओं और भीड़ भाड़ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच 3 परिवारों के 17 सदस्य, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, इस रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। मंगलवार को 3 बहनें और एक 25 साल के युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किए गए। इनमें से युवक को एयर एम्बुलेंस से चंडीगढ़ स्थित PGI रेफर किया गया है। गांव के ही एक व्यक्ति मोहम्मद असलम ने इस रहस्यमय बीमारी की वजह से अपने परिवार को खो दिया। हाल ही में उनके छठे और आखिरी बच्चे की GMC जम्मू में मौत हो गई। असलम के 6 बच्चे थे। इनमें से 5 बच्चों की पहले ही बीमारी के चलते मौत हो गई थी। वहीं आखिरी बच्ची बेटी ने भी रविवार को दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार मौत से पहले मरीजों ने बुखार,
दर्द, तेज पसीना आना और बेहोशी की शिकायत की थी। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ दिनों के भीतर ही इन मरीजों की मौत हो गई। आपको बता दें कि गांव को 3 जोन में भी बांटा गया है। पहला जोन उन परिवारों को कवर करता है जिनमें मौतें हुई हैं, उनके घरों को सील कर दिया गया है। दूसरा जोन उन लोगों के लिए है जो इन प्रभावित परिवारों के संपर्क में आए थे, इन्हें जीएमसी राजौरी में शिफ्ट किया गया है। तीसरा और आखिरी जोन गांव के बाकी हिस्सों को कवर करता है। यहाँ प्रशासनिक निगरानी में खाना और पानी दिया जा रहा है। हालांकि गांव के बाहर से लाए गए किसी भी खाद्य सामग्री पर सख्त पाबंदी है। वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का भी इस मामले को लेकर बयान सामने आया, जहां उन्होंने इसे देश और जम्मू कश्मीर के लिए बदकिस्मती बताया है। देखिए, जब ये हादसा हुआ, और सबसे बड़ी बात कि ये बदकिस्मती है, ना कि ये बुद्धल के लिए या बादल विलेज के लिए है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बदकिस्मती है, देश के लिए बदकिस्मती है। क्योंकि नौजवान जानें गई हैं और छोटे छोटे बच्चों की जानें गई हैं, और पूरी सरकार भी दुखी है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी दुखी है, और यहाँ के इलाके के सारे लोग भी दुखी हैं। और बदकिस्मती है कि ये हादसा नहीं होना चाहिए था, और ये गाँव की ज़िंदगी है, गाँव में तो कभी ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। और जब आज ये हुआ है, और जब 12 तारीख को हुआ, सरकार इतनी सीरियस थी कि 12 के बाद 15 तारीख की ऑनरेबल एमएलए साहब और हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ की सकीना इटू जी और ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब यहाँ पे पहुँच गए थे, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसको सुपरवाइज़ कर रहे थे और देख रहे थे कि उनकी नज़र थी पूरी के डे टू डे इनसे डीसी साहब से भी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा वो पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी सरकार के हाथ में भी नहीं होती, कुछ हादसे ऐसे होते हैं, क्योंकि सरकार तो ये चाहेगी कि हमेशा कि हमारे उनके टेन्योर में कोई ऐसा हादसा ना हो, कोई जान ना जाए, और जब जाती है तो सरकार भी दुखी होती है, चीफ मिनिस्टर साहब भी दुखी होते हैं, हम सब दुखी होते हैं, आप लोग भी दुखी होते हैं। तो लिहाजा सरकार हमेशा सीरियस रही, और जहाँ तक सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो मुआवजा था, अभी शुरुआती, जैसे आप समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर पे जो होता है, जितना थोड़ा बहुत होता है वो किया गया है और मुआवजा दिया गया है। और उसके साथ साथ जो फाइल जो बाकी जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हमें नहीं अंदाज़ा इतना था कि 16 लोगों की जानें चली जाएंगी या बच्चे चले जाएंगे, बट अब चले गए हैं। लेकिन उसके बाकी जो है मैंने वही डी साहब से भी फीडबैक ली, और ऑनरेबल एमएलए साहब से भी बात हुई, जो यहाँ पे कुछ जो है जो ऑनरेबल सीएम के रिलीफ फंड होता है उसमें भी इनके मुआवजे के लिए फाइलें रिकमेंड की गई हैं, तो वो तो एक अलग हुआ। बट दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इनको राशन दिया जा रहा है, बिल्कुल वो चेक करके दिया जा रहा है, जब बनाया जा रहा है उसके बाद भी वो लेबॉर्ट्री भेजा जा रहा है। और जो ये हादसा हुआ, इनकी डेथें क्या हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई, उसके लिए पुलिस की अपनी जो अलग अलग थ्योरीज हैं उनके वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब पुलिस का एक्शन हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, ये आप भी समझते हैं, क्योंकि आप समझदार लोग हैं, तो आपके तजुर्बे हैं अपने। दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है कि मेडिकल के लिहाज से मैं यहाँ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं और सुपरिटेंडेंट में उनसे भी बात हुई, उन जितना भी हो सका अलग अलग, चाहे पीजीआई में हो चाहे एम्स हो, देश की अलग अलग लेबॉर्ट्रियों में टेस्टों के लिए इसको भेजा, और कुछ टीम आज भी आई हुई है। और जहाँ तक ताल्लुक है ये जड़ी बूटियाँ जो हैं, इसके लिए भी अलग से जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे लोग यहाँ काम करते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई हैं, उनकी भी सर्विसेज ली जा रही हैं। वो अलग से मतलब किसी भी प्रकार का किसी भी इन्वेस्टिगेशन हर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार कोशिश कर रही है कि ये नतीजा सामने आना चाहिए। क्योंकि मैं परिवार से मिला हूँ, 2 बुज़ुर्ग हैं उसके, और वो बुज़ुर्ग जो 75 साल की उम्र में हैं, और उनके सामने एक परिवार उजड़ गया, और उन बुज़ुर्गों के दिल पे क्या बीत रही है ये हम समझ सकते हैं कि हम सब, आप लोग, हम सब लोग इन परिवारों में से हैं और समझते हैं जब कोई ऐसा कोई बुज़ुर्ग चला जाए तब कितना दुख होता है। ये तो नौजवान लोग हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पे आया हूँ, और ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझे भेजा, और यहाँ जो हमारा टूर था आज का जो आना था, मेरे साथ ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना इटू जी ने भी आना था, नासिर असलम वानी साहब ने भी, जो ऑनरेबल एडवाइज़र हैं हमारे, उन्होंने भी आना था। तो लिहाजा आपको पता है सुबह का मौसम ख़राब था, और उसके कारण जहाज़ ही नहीं वहाँ से उठ सका, क्योंकि हमने सीधा यहाँ पे आना था। तो लिहाजा फिर बाद में मेरा ही प्रोग्राम, मेरी सीएम साहब से बात हुई, और मुझे सीएम साहब ने कहा आप जाइए। तो लिहाजा मैं आया हूँ, वो 2 मेरे कुलीग नहीं आ सके क्योंकि मौसम ख़राब था, जहाज़ वहाँ से नहीं उठ सका, फिर भी वो आएंगे। लेकिन मैं जब खुद आ गया हूँ, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आपके बीच में आया है, तो एक जिम्मेदारी के साथ सरकार आई है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक अंतर मंत्रालय टीम को गांव रवाना किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रहस्यमयी मौतों की जांच के लिए 18 जनवरी को अंतर मंत्रालय टीम का गठन किया। इस टीम में स्वास्थ्य, कृषि, रसायन एवं उर्वरक सहित विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञ साथ साथ देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। गांव में डर का माहौल है। लोग अपने खाने पीने की चीजों को लेकर सहमे हुए हैं। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वो अपनी पीड़ा बयां नहीं कर पा रहे। मोहम्मद असलम, जिन्होंने अपने परिवार के 8 सदस्य को खो दिया है, वो कहते हैं, हमें ये जानने का हक है कि हमारे अपने क्यों मरे, उनकी मौत कैसे हुई और उनकी मौत क्यों हुई। ये रहस्यमयी बीमारी जहरीले खाने से हुई है या इसके पीछे कुछ और है। प्रशासन और वैज्ञानिक जल्द से जल्द जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। क्या सरकार इस रात से पर्दा उठा पाएगी या बदहाल गांव में मौत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? जवाब जल्द मिलेगा। फिलहाल आज के शो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।